प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल जो है बिहार आर्ट्स विद्याकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों जल्द से जल्द एक बार फिर से जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से सेशन में जो होने वाले हैं पूरे समष्टि अर्थशास्त्र का। कैसे हैं आप सब? सभी लोग स्वस्थ मस्त? चलो भाई अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो बच्चों जल्द से जल्द जुड़ जाओ, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाओ अपने इस प्यारे से क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे बेहतरीन क्लास जो आपकी होने वाली है समष्टि अर्थशास्त्र से। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों का दौर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन से कारक हैं? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी या इनमें से सभी? तो जल्द से जल्द बताइए अपने आंसर। तो चलिए जी यहां पे होगा इनमें से सभी, ये होगा आंसर इनमें से सभी के रूप में। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऊंचा मूल्य क्या करता है जी? ऊंचा मूल्य किसी चीज का होगा तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, कम पूर्ति होती है, अधिक मांग होती है, समान पूर्ति होती है या कम मांग होती है? जब भी किसी का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है जी। क्या हो जाता है? मांग कम हो जाता है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, जल्द से जल्द अपने अपने आंसर दीजिए, जल्द से जल्द अपने अपने आंसर दीजिए। पूंजी खाते में निम्न में से कौन सा मद है? सरकारी विदेशी ऋण, निजी विदेशी ऋण, विदेश प्रत्यक्ष विनियोग या इनमें से सभी? तो सरकारी मद में कौन कौन से शामिल हैं यही बताना है। अपने इस प्यारे से लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई। तो देखो डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? इसमें होंगे आपके ये सभी। अगला प्रश्न जी, पूर्ति का लोच क्या है? पूर्ति का लोच क्या है जब इक्वल टू यस इक्वल टू 0 है? पूर्णतः लोचदार पूर्ति होगी, पूर्णतः बेलोचदार होगी, कम लोचदार होगी पूर्ति या इकाई लोचदार पूर्ति होगी? चलो भाई जल्द से जल्द बता दो क्या होगा, जल्द से जल्द सभी लोग बता दो भाई क्या होगा आंसर। तो हम देखेंगे ये क्या होगी, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून किस नाम से पुकारा जाता है? मांग की दशा को निम्नलिखित में से पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन, ए देखिए दोनों ए व बी, इनमें से कोई नहीं। किसको लिया जाता है? किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून सिद्धांत के रूप में किसको लिया जाता है जी? जल्द से जल्द अपने अपने आंसर दीजिए सभी लोग, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। तो देखिए ये दोनों शामिल होते हैं यानी कि ए व बी दोनों। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है आपका बिहार आर्ट्स विद्याकुल। तो भाई जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग और आंसर दीजिए अपने अपने सवालों के। अच्छों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच होती है, इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है या शून्य होती है? तो हम लोग देखेंगे ये क्या होती है, इकाई के बराबर। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? व्यापार संतुलन क्या होता है ये बताना है। व्यापार संतुलन का मतलब क्या? पूंजी क्या लेन देन, कुल क्रेडिट तथा डेबिट या वस्तुओं का आयात एवं निर्यात या उपयुक्त सभी? जो भी पूंजी हमारा, देखिए व्यापार संतुलन होता है, संतुलन मतलब क्या? बराबर की स्थिति जी, बराबर की स्थिति। तो बराबर की स्थिति कैसी होती है? लगभग सभी होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पूछ रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत, ये देखिए सभी को लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं यानी कि ये भी क्या है? उपयुक्त सभी है। डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न जी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सा अध्ययन सम्मिलित है? यहां देखिए अर्थशास्त्र है, ये क्या होगा? समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो सबको पता है जी, सबको पता है कि जब आप लोग देखते हैं क्या समष्टि अर्थशास्त्र, तो उसमें आता है क्या? जब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? हमारी आय और सिद्धांत भी आती है, आय और रोजगार भी आता है, सामान्य कीमत स्तर भी आता है, व्यापार चक्रों का सिद्धांत भी आता है, चक्रीय आप लोग प्रवाह देखे होंगे, ये सारी चीजें आती हैं। आगे देखिए, अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है?
कौन सी उपयोगिता है? सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण करना, आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करना, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए नीतियां बनाना भी होता है, आर्थिक विकास का भी कार्यक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय के लिए भी। तो जल्द से जल्द बताओ भाई क्या होगा आंसर अपना? तो देखो यहां पे होगा सभी डी। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? समष्टि की सीमा क्या है भाई? सामूहिक अर्थशास्त्र के विरोधाभास, व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द बता दो जी क्या होगा? देखो सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, सामूहिक अर्थशास्त्र को लेकर के चलने वाला है, न कि इसका विरोधाभास करने वाला। इसका विरोधाभास नहीं करता, यानी इसको मना नहीं करता। तो इसमें क्या होगा कि देखिए व्यक्तिक ये भी नहीं है, ये भी है, तो हम देख लेंगे सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए भाई क्या है? तो देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का आपका जो एक पार्ट भी है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत के रूप में। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति का नियम, स्कूटर में मांग की लोच, बाजार में गेहूं की कीमत। तो चलिए जल्द से जल्द बताइए भाई क्या होगा? जल्द से जल्द बताइए क्या होगा? ये समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? बाजार में गेहूं की कीमत, या स्कूटर में मांग की लोच, या वस्तु की पूर्ति में नियम। ये क्या होंगे? आंसर बताइए जल्द से जल्द भाई। तो यहां देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो रोजगार के अवसर की बात करता है। किसकी बात करता है? रोजगार। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि समष्टि ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है जी? जल्द से जल्द बता दो भाई, जल्द से जल्द बताइए किसमें किया जाता है? देखो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी फर्म का सकल मूल्य वर्धित, यानी कि जो हमारा ये है GVA हो, तो ये सिग्मा होगा जी, सिग्मा। सभी फर्मों का सकल मूल्य वर्धित योग क्या होगा? ए निवल मूल्य वर्धित, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी जो है मूल्यह्रास, डी जो है आपका वो है निवल घरेलू उत्पाद। क्या होगा भाई? जल्द से जल्द आंसर कीजिए। तो यहां देखिए जो सकल घरेलू उत्पाद होता है यही हमारा आंसर। आगे बढ़ो। अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचती रहे अगली क्लासों की। चलो भाई, बिहार आर्ट्स विद्याकुल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है? तो स्थिर कीमतों पर, आधार कीमतों पर, वर्तमान कीमतों पर। देखो ए व बी दोनों, स्थिर और आधार दोनों कीमतों पे मापा जाता है। अगला देखो, किन्हीं 2 वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाती हैं जबकि उत्पादन स्थिर हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा? जब कीमतें स्थिर हो जाएं तो वास्तविक कीमत में क्या प्रभाव होगा? देखो क्या होगा, यहां पे हम देखेंगे आधा हो जाएगा। अगला जी, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना में किसे जोड़ते हैं? उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना में किसे जोड़ते हैं? तो उत्पादन को जोड़ते हैं जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक उत्तरदायी का योग क्या होता है? देखो अर्थव्यवस्था के समस्त कारकों का उत्तरदायी होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्र की आय कितनी है इसी पे डिपेंड करती है सारी चीजें। राष्ट्र की आय के ही आधार पे आप सारी चीजों को लेकर के चल सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने अपने कमेंट कीजिए भाई, जल्द से जल्द, और आंसर दीजिए इन प्रश्नों का। रोजगार सिद्धांत का संबंध है किससे? स्थैतिक से, व्यष्टि से, समष्टि से? देखो समष्टि से है जी। आगे बढ़ो। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण, इनमें से कोई नहीं। पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि कहलाती है वो किसके कारण कहलाती है? देखिए पूंजी निर्माण के कारण कहलाती है। चलो जल्द से जल्द अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच जाए। अरे चलो जी, जल्द से जल्द आ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ अपने इस प्यारे से क्लास में। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से क्लास में। और यहाँ देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो आपके होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो आपके होने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र से। तो सभी लोग आ जाइए भाई जल्द से जल्द। देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ? कौन सा यहां पूछा जा रहा है? स्टॉक के रूप में। स्टॉक के रूप में क्या है भाई?
तो देखो संपत्ति जो हमारी है वो स्टॉक के रूप में है। आगे, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। अति अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, यही आपको बताना है। चलिए, पूर्णता लोचदार होता है, पूर्णता बेलोचदार होता है, लोचदार होता है, इनमें से कोई नहीं, लोचदार होता है जी। अगला प्रश्न, स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण, घिसावट व्यय या निवेश या इनमें से सभी? पूंजी, स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? निवेश। चलो जी आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र, देखो जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने इस प्यारे से चैनल को और आगे बढ़ते रहिए आप लोग अपने इस प्यारे से चैनल जो है बिहार आर्ट्स विद्याकुल के माध्यम से। चलो भाई जल्द से जल्द आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है? सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा सहयोग देता है। राष्ट्रीय आय व इससे व्यय पर पुस्तक लिखी थी। राष्ट्रीय आय व इसके व्यय पर पुस्तक किसने लिखी थी? साइमन कुजनेट्स, रिचर्ड स्टोन, जेएम किन्स, डेविड रिकार्डो। तो किसने लिखा था भाई, जल्द से जल्द बता दो। तो यहां आप लोग देखेंगे साइमन कुजनेट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो सीमा शुल्क, निषेधात्मक आबकारी कर, आयकर। देखो प्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है तो आयकर जो होता है हमारा प्रत्यक्ष कर होता है। अगला, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का मानक प्रारूप तैयार किया था किसने? रिचर्ड स्टोन ने, साइमन कुजनेट्स ने, जेएम किन्स ने, एडम स्मिथ ने। किसने जो है वो प्रारूप तैयार किया था? राष्ट्रीय आय के लेखांकन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जल्द से जल्द बताइए भाई, जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए अपने अपने। तो देखिए रिचर्ड स्टोन ने किया था। आगे देखो जी, घिसावट जो होता है, घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है? जीएनपी एमपी, यही होता है आंसर आपका, जीएनपी एमपी। अगला जी, जीएनपी एनएनपी एमपी बराबर होता है किसके? एनएनपी एमपी जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, यही आपको बताना है। तो देखो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट के बराबर होता है। पहला ही सही है भाई। आगे देखो, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना। उपयुक्त में से सभी सही हैं। तो क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। कीमत स्थिर ये भी करना, विदेशी विनिमय दर भी स्थिर करना, उत्पादन एवं रोजगार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो बैंक दर, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक क्या करता है? लोन देता है। ठीक है, बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती कर रहा है, पुनर्कटौती दर है। तो ये होगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न देखो भाई, जल्द से जल्द देखो, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण परिणात्मक उपाय नहीं है? बैंक दर है, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं या नगद कोष। तो यहां देखिए जो नैतिक दबाव होता है ये नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल आस्तियों के एक मिश्रित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं नगद कोष अनुपात, साविधिक तरल अनुपात एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जैसे बैंक क्या होते हैं, कुछ चीजें अपने पास रखते हैं, जैसे सारे पैसे वो नहीं हटा देते, वे कुछ पैसे अपने पास रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है ये पता लगाना है। तो यहां देखिए नगद कोष अनुपात, क्योंकि इसी नगद कोष अनुपात में से वो जो भी ऋण देना रहता है इसी नगद कोष में से वो लोग देते हैं। ठीक है, चलो जल्द से जल्द भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस प्यारे से चैनल को जो है बिहार आर्ट्स विद्याकुल। आ जाओ भाई, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1935 में। अगला, मौद्रिक नीति का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, खुले बाजार की क्रियाओं से। तो आप लोग देखेंगे भैया ये है क्या? खुले बाजार की क्रियाओं से। अगला प्रश्न, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? कागज के नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता भाई, और कोई नहीं कर सकता। चलो आ जाओ, केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण करती है कौन? बैंक दरों के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, सीआरआर के जरिए, इनमें से कोई। देखो खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? बैंकों के नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, खुले बाजार का कार्यक्रम,
बैंक दर में परिवर्तन, तो देखो उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, यही है जी, यही है। चलो आ जाओ आगे, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य। अरे एक बार सभी लोग जुड़ जाओ अपने इस प्यारे से क्लास से, सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस प्यारे से चैनल को। उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिति, मूल्य की स्थिरता, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है जी। आगे बढ़ो, देखो जी, मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? नियमन होगा। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंक या योजना आयोग। देखो मुद्रा का जो भी नियमन होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे, वे सभी किससे संबंधित होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। यानी यही क्या करता है? सारा लेखा जोखा पैसों रुपए का देखता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, देखो जी एक ही बैंक है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को लेकर चलता है। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है? 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। वैधानिकता के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है आपको बताना है। चलो बता दो, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। देखो 2 प्रकार से बांटा जाता है जी। आगे अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1995 में की गई थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, आय एवं समान वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है? आय और सामान्य वस्तु की जो मांग होती है किस दिशा में गति करती है, यही आपको बताना है। तो जल्द से जल्द बताइए भाई आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए आंसर क्या होगा। आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है? समान दिशा में, विपरीत दिशा में? आय और सामान्य वस्तुएं किस दिशा में गति करती हैं? तो चलिए देखिए, हम यहां देखेंगे समान दिशा में। किसमें? समान दिशा में। चलो आगे बढ़ो भाई, जल्द से जल्द बढ़ते रहिए, करते रहिए सभी लोग, जल्द से जल्द। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, जल्द से जल्द बताइए आंसर, जल्द से जल्द आंसर बताइए। देखिए, न्यूनतम निर्धारित मूल्य किसी वस्तु सेवा के लिए दिया जाता है? चाय पत्ती, गेहूं, मजदूरी, और दिया है डी यानी कि बी और सी के रूप में। तो देखिए चाय पत्ती और गेहूं, इन दोनों पे हम लोग लगा सकते हैं न्यूनतम मजदूरी दर। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग लगा सकते हैं न्यूनतम मजदूरी दर। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत एवं कुल स्थिर लागत की अंतर बढ़ता है। कैसे अंतर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या क्या होता है? तो यहां पे तो देखो आंसर खुद ही लिखा हुआ है कि क्या है, अंतर बढ़ता है। ये होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न जी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? बहुत फेमस पुस्तक है जी, बहुत फेमस पुस्तक है। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है और बहुत फेमस पुस्तक है। तो ये थ्योरी किसने लिखी? ये बुक है, बुक किसने लिखी थी, यही पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्या होगा? जेएम किन्स ने लिखा था ये। अगला, कौन सा कथन सत्य है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू लेस देन 1, इक्वल टू ग्रेटर देन 1। क्या होगा आंसर? जल्द से जल्द बता दो भाई, जल्द से जल्द बताइए अपने अपने आंसर, सभी लोग अपने अपने आंसर बताइए। क्या होगा आंसर जी? सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? ये होंगे, देखियो बराबर होता है जी। क्या होता है? बराबर। देखो जब भी हम बात करेंगे इसकी तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए, जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किन्सियन। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए, जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? तो CS इक्वल टू CI। अगला, निम्नलिखित गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? K इक्वल टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई, K इक्वल टू आई माइनस यस, K इक्वल टू डेल्टा यस अपन आई, K इक्वल टू डेल्टा आई अपन डेल्टा वाई। चलो बता दो भाई क्या होता है, जल्द से जल्द आंसर दीजिए आप लोग। तो ये होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, जेबीसी का बाजार नियम लागू होता है वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, उपयुक्त दोनों पर, किसी पर नहीं। जेबीसी का बाजार नियम, जो जेबी से थे उनके बाजार नियम को किस पे हम लोग लागू करते हैं, तो ये बताना है। तो वस्तु के विनिमय पे भाई, वस्तु के विनिमय पे बाजार का नियम, से का बाजार नियम आप लोगों ने देखा है। यदि एमपीसी इक्वल टू 0.5 है तो गुणांक के क्या होगा?
एमपीसी इक्वल टू 0.5 है तो गुणांक के क्या होगा, यही आपको बताना है। तो जल्द से जल्द अपने अपने आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखो 1.5 का मतलब क्या होगा 2। आगे बढ़िए अगला, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसने बचना चाहिए। देखिए बहुल गणना से, एकल गणना से, दोहरी गणना से, हमें किससे बचना चाहिए, दोहरी गणना से। स्फीतिक अंतराल माप है किसका, अतिरेक मांग की, अतिरेक पूर्ति की, अल्प मांग की, इनमें से कोई नहीं। स्फीतिक अंतराल जी, स्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो अतिरेक मांग होता है। क्या होता है, अतिरेक मांग। अगला देखो, एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र निवेश और समग्र ब्याज। जल्द से जल्द बताइए भाई क्या कहते हैं, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए सभी लोग, समग्र पूर्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मूल्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, बचत में कमी, विनियोग में कमी, कुल मांग में कमी, कुल मांग में वृद्धि। क्या होता है, जल्द से जल्द आंसर दीजिए अपने, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। तो ये होगा कुल मांग में कमी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बाजार का नियम प्रस्तुत किया था, अभी आपने देखा था बाजार का नियम किसने किया था, तो ये है जेबीसी ने, अभी मैंने बताया था जेबीसी का बाजार का नियम। किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है विकसित देशों पर, अर्धविकसित देशों पे, उपयुक्त दोनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो आपको बताना है कि किस पे लागू होता है, तो देखो जी ये है विकसित देशों पे। आगे बढ़ते हैं, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का माप होता है, एक 0 से अधिक किंतु 1 से कम। तो ये देखिए 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है भाई। बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को आप लोग कीजिए, जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को कीजिए और बताइए अपने आंसर। तो अगला देखिए जी, एकाधिकारी व्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन होता है, तो सिर्फ एक का होता है, ठीक है, सिर्फ एक का। अगला देखिए, समग्र रूप से अंतरराष्ट्रीय पद्धति का विशेषता है, समग्र रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की विशेषता क्या होती है, यही आपको बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति की विशेषता क्या होती है, तो वो हमें देखना है, बहुविकल्पीय पद्धति होती है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार मेलजोल के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, मांग और पूर्ति के ही द्वारा सारा होता है। अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड की पद्धति को अपनाया था 91, 96, 81, 61। देखो 91, 96, 81, 61। तो क्या होता है बच्चों, जल्द से जल्द कमेंट कर दो जी, जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, और अपने बिहार आर्ट्स विद्याकुल चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भैया आ जाइए, तो ये होगा क्या 91 में। अगला प्रश्न, विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है हाजिर या चालू बाजार, वायदा बाजार, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो हाजिर और चालू दोनों होते हैं, तो उसमें हम लोग आ जाते हैं ए व बी के रूप में। अगला, भुगतान शेष चालू खाता का वास्तविक सौदे को दर्शाता है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन, या इनमें से कोई नहीं। भुगतान शेष की बात कर रहा है जी, भुगतान शेष क्या होता है, देखो दीर्घकालीन में आता है, ये किस में आता है, दीर्घकालीन में। चलो भाई अगला, अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है क्या, गलत होगा, गलत लिखा है, गलत सही ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए, ए व बी दोनों से कोई नहीं। देखिए बी सही होगा। कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ते हैं, पाउंड से, रुपए से, एन से, डॉलर से जोड़ते हैं जी। भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है, तो देखिए यहां देखेंगे चालू खाता, पूंजीगत खाता और बचत खाता, ए व बी दोनों। तो आपको पता है यहां क्या होता है, हम देखेंगे कि ए व बी दोनों यानी पूंजी और जो हमारा चालू दोनों खाता होते हैं। लास्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये देखो भाई, यूरोपीय मुद्रा संघ का गठन किया गया कब, जनवरी 99, फरवरी 99, मार्च 99, यह आपका है अप्रैल 99। तो हम लोग देखते हैं जनवरी 99। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग के लिए लाए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को देखना ना भूलें और इसका रिवीजन करना ना भूलें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है बिहार आर्ट्स विद्याकुल, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिससे आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलती रहे।
प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।